गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास कंपनी के प्रकार को पढ़ने वाला है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले हमने आपको बताया था कि आपको मैं एक सेपरेट कंपनी का डिफिनेशन दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के डिफिनेशन को लिख दिया था। तो आज उस डिफिनेशन से थोड़ा हटके एक डिफिनेशन मैं आपको बताता हूं, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। दरअसल कहते हैं कि अ कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखिए मतलब समझिए, कंपनी हैज आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है बेटा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। दूसरा, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। जैसे आदमी, मेरा एक शकल है, सूरत है, मैं खड़ा हूं यहां इस जहां मैं बड़ा वीडियो बना रहा हूं, तो इस ब्लैक बोर्ड की कुछ जो अपनी व्हाइट बोर्ड है इसकी कुछ शकल सूरत है, इस मार्कर की कुछ शकल सूरत है, लेकिन कंपनी का कोई शकल सूरत नहीं होता है। ये बात ये कहती है। तीसरा कहता है इट इज इनविजिबल, इंटैंजिबल एंड एग्जिस्टेंस ओनली इन द कंटेम्पलेशन बाय द लॉ। मतलब क्या कि यह एक अदृश्य, अमूर्त और सिर्फ कानून द्वारा बना, है ना, एक व्यक्ति है। मतलब इसका सीधा कहना है भैया, अगर सबको जोड़ दिया जाए, एक साथ जोड़ू, सबको बोलूं एक साथ, तो ये कहता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ना यह दिखाई देती है, और यह एक अमूर्त है ना, अमूर्त न दिखाई देने वाली, और जिसका कंप्लीटेशन का मतलब होता है बनावट सिर्फ लॉ के द्वारा हुआ है, जो सिर्फ कानून के द्वारा बना है। वैसी ऑर्गेनाइजेशन को, वैसी संस्था को हम लोग कंपनी कहेंगे। ओके, दूसरा डिफिनेशन की बात करूं तो दूसरा डिफिनेशन मैं कहने वाला हूं हैनी का। किसका? हैने कहो तब, हैनी कहो तब, हैनी सर। किसका? तो दूसरा डिफिनेशन हैनी सर का। तो देखो, दूसरा डिफिनेशन हैनी सर की बात करूं तो वे कहते हैं कि भाई अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, a company is an artificial person created by law, comma having का मतलब होता है जिसके पास है। क्या क्या है भैया? तो देखो इन्होंने क्या है, पहला सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी पहला। दूसरा इन्होंने क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, है ना, परपेचुअल सक्सेशन। और इन्होंने तीसरा क्या है, कॉमन सील। देखो क्या क्या कहता है ये। हैनी कहते हैं अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब क्या, बताता हूं, पहले इसका अर्थ समझ लो। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ मीन्स कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून द्वारा बना होता है। उसके बाद कॉमा लगा के लगाया इन्होंने हैविंग, जिसके पास है। क्या क्या है? तो इन्होंने कहा है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब क्या, पृथक कानूनी अस्तित्व, अर्थात इसके पास खुद की अस्तित्व है, वह खुद एक व्यक्ति के रूप में काम कर सकता है। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन, इसका सतत उत्तराधिकार है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि इसके शेयर होल्डर्स को आने जाने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कंपनी अपने नाम से ही बिजनेस को रन कर सकती है। ओके, तीसरा इन्होंने कहा कॉमन सील। सर कॉमन सील, हाँ बेटा, इसका एक सार्व मुद्रा होती है जिसे स्टम्प टाइप का बोला जाता है कि भैया एक मोहर होती है ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं, उसकी खुद की एक पहचान बनती है। तो इस प्रकार से ये दो डिफिनेशन है, एक सेपरेट, मतलब सेपरेट दो डिफिनेशन है जो कंपनी के रिगार्डिंग दिया गया है।
ओके, तो चलिए इसे देख लीजिए एक बार आप, है ना। तो इसे हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे। अब हम लोग कंपनी के विभिन्न प्रकार को जान लेते हैं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बेटा, जो कंपनी के प्रकार है वो कुछ अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार के कंपनियां होती है। अभी आप कह सकते हैं कंपनी 2 प्रकार की है, कंपनी 3 प्रकार की है, कंपनी बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। देखिए, लेकिन ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस आधार पर आपसे पूछा जा रहा है। पहला बात, कभी भी आपसे कोई भी सवाल करे कि भैया कंपनी कितने प्रकार से है, तो फटाक से आपको ये नहीं बता देना है कि कंपनी 2 प्रकार के है या कंपनी 3 प्रकार के है। क्या करनी है, फर्स्ट वन, आप किसी एक आधार मतलब बेस को उठाइए और उस बेस के अनुसार कंपनी कितने प्रकार की है ये बात उनको समझाइए तथा उनको बताइए कि फलाने फलाने प्रकार की कंपनियां होती है। चलिए, उसमें कुछ बेस जो है, कुछ बेस जो मुख्य बेस है, उसके आधार पर मैं आज आपको कंपनी बताऊंगा और समझाऊंगा भी। और रही बात प्रत्येक कंपनी का डिफिनेशन का, तो वो मैं नहीं लिखने वाला हूं, वो आप खुद लिख पाएंगे अपने लैंग्वेज में। आज मैं केवल कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा कि वह कितने प्रकार की होती है और सबको समझाऊंगा, लिखवाऊंगा आप ही से। मैं नहीं लिखने वाला हूं, एक का भी डिफिनेशन लिखूंगा, आप खुद अपने नोटबुक में डिफिनेशन लिख पाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए देखिए कैसे लिख पाते हैं। तो मैं एक तरफ रखता हूं कंपनी के। देखो, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, तो देखो पहले इसे मैं ऐसे बांट लेता हूं, ऐसे मैंने बांट ली। इधर रखता हूं बेसिस, है ना, इधर रख देता हूं टाइप्स ऑफ कंपनी। मैं कहूं बेसिस, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, या इसी को कहा जाता है काइंड्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के प्रकार, या कह सकते हैं हाँ कंपनी के प्रकार, दोनों का अर्थ वही होगा, कंपनी के प्रकार। चलो, तो अगर बेसिस की बात करूं तो पहले मैं बात कर देता हूं, पहला बेसिस अगर रखूं, चलो मैं मान लूं मेरा पहला बेसिस है लायबिलिटी। मतलब क्या सर, तो उत्तरदायित्व के आधार पर। तो लायबिलिटी के आधार पर जो कंपनी होते हैं उसके 2 प्रकार हो जाते हैं बेटा। कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला होता है लिमिटेड कंपनी, दूसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। मैंने क्या कहा, देख लो, लायबिलिटी के आधार पर कंपनी 2 प्रकार के होते हैं, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अभी आपको समझाने वाला हूं पूरा, डोंट वरी, पहले लिखने तो दो बेटा, विभिन्न आधार को लिख लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। तो पहला भैया लायबिलिटी के आधार पर कितने, 2, लिमिटेड और अनलिमिटेड, ओके। दूसरा होता है मेंबर, एज पर मेंबर कहते हैं इसको। मेंबर के आधार पर कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, तो मेंबर के आधार पर 3 कंपनियां होती है। कितने कंपनियां, 3 कंपनियां होती है। एक होती है ओपीसी, मतलब क्या सर, तो 1 पर्सन कंपनी। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी, और तीसरा होता है पब्लिक कंपनी। तीसरा कौन, तो पब्लिक कंपनी। सबको समझाऊंगा बेटा एक एक करके। मैंने 2 लायबिलिटी के आधार पर, मेंबर के आधार पर, लायबिलिटी के आधार पर 2 और मेंबर के आधार पर 3 कंपनी हमने आपको अभी तक बताया। अब दूसरा होता है बेटा कंट्रोल, मतलब तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के आधार पर। इसमें कंट्रोल के आधार पर 3 कंपनी होती हैं। एक होती है होल्डिंग कंपनी, दूसरा होता है सब्सिडियरी कंपनी, तीसरा होता है एसोसिएट कंपनी। कितने होंगे,
3, किसके आधार पर? कंट्रोल के आधार पर। तो कंट्रोल के आधार पर कितने कंपनी? तो 3 कंपनी। 3 कंपनी का नाम कौन कौन? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। उसके बाद होता है एक्सेस टू कैपिटल, कि भैया पूंजी जो क्या कहते हैं उसको, लगा हुआ है। चौथा एक्सेस टू कैपिटल, कि भैया जिसकी कैपिटल रजिस्ट्रेशन के आधार पर 2 तरीके की होती है। एक होती है लिस्टेड कंपनी और दूसरा होता है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। चलो अब आगे की बात करूं मैं, पहले तो इसे बॉन्ड कर दो आप। तो आगे मैं कह सकता हूं कि अदर बेसिस, क्या कहता हूं? अदर बेसिस। इससे पहले देखो आप, मैंने लिखा लायबिलिटी के आधार पर, मेंबर के आधार पर, कंट्रोल मतलब लायबिलिटी मतलब दायित्व के आधार पर, मेंबर मतलब सदस्य के आधार पर, कंट्रोल मतलब नियंत्रण के आधार पर, एक्सेस टू कैपिटल पूंजी रजिस्ट्रेशन के आधार पर, और एक होती है अदर टाइप। मैं लिख देता हूं इसे, अदर टाइप, 5वां अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, 5वां। तो ये बहुत सारे कंपनियां होता है जिसमें ऐसे मैं कह सकता हूं कौन कौन कंपनी आती है। तो देखो, एक आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आता है स्मॉल कंपनी, दूसरा कौन? स्मॉल कंपनी। तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एक मिनट रुक जाओ, उठा दिख नहीं रहा, तीसरा देख लो यहाँ, गवर्नमेंट कंपनी। स्पेलिंग अगर दिक्कत हो तो मैं दोबारा बोल दूंगा, डोंट वरी। देखो क्या हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, और लास्ट होता है, लास्ट मतलब 5वां की बात करूं तो इसमें होता है डोरमेंट, या इसी को कहा जाता है स्लीपिंग कंपनी। क्या कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, स्लीपिंग कंपनी। तो कंपनी कितने प्रकार के हो गए? तो भैया कंपनी अपनी हो गई। आप ये तो नहीं कहोगे ना, आपसे कोई भी पूछा कि कंपनी कितने प्रकार की, तब फटाक से ये नहीं कहोगे तुम कि भैया कंपनी 2 प्रकार की या 4 प्रकार के। रुकना है, जब भी आपसे कोई पूछे सीधा सवाल कि कंपनी कितने प्रकार की है, तो जस्ट अ सेकेंड होल्ड करो अपने आप को बोलने से, और उनसे पूछो, एक बार उनसे क्वेश्चन कर लो कि आप सर आप किस आधार पे पूछ रहे हैं कि कंपनी कितने प्रकार की, या मैं ही किसी आधार पे बता दूं कि कंपनी कितने प्रकार की। तो समानता अपने पास 5 आधार होते हैं, मतलब बेस होता है कंपनी की क्लासिफिकेशन को बताने के लिए, टाइप्स को बताने का कितना बेस, 5 आधार पर, 5 आधार पर अलग अलग प्रकार के कंपनियां होती है और अलग अलग कंपनी की संख्या हो सकती है। जैसे पहला है लायबिलिटी के आधार पर तो 2 दिख ही रहा है, लायबिलिटी के आधार पर 2 लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। दूसरा मेंबर के आधार पर 3 ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। तीसरा है कंट्रोल के आधार पर, तो कंट्रोल के आधार पर 3 कितने? 3 होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। चौथा आधार है एक्सेस टू कैपिटल, इसके आधार पर 2 प्रकार की कंपनी हो सकती है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अदर 5वां आधार पर होता है अपना अदर कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल कंपनी। पहला देखो, पहला हो सकता है इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन या स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, और लास्ट होता है डोरमेंट या स्लीपिंग कंपनी। सामान्यतः 5 प्रकार के कंपनी हो जाते हैं अदर टाइप्स, अदर ऑन द बेसिस ऑफ अदर टाइप्स, है ना, या अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, है ना। मतलब कुछ अलग प्रकार के जो इस चारों क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं करता है, इस चारों का लायबिलिटी हो, मेंबर हो, कंट्रोल हो या एक्सेस टू कैपिटल को
वह अंडर रिबेट नहीं करता है तो उस जो आगे बढ़ जाती है कुछ कंपनियां उसको अदर आधार मतलब कुछ अन्य आधार की कंपनियां नाम दे दी जाती है, जिसमें लगभग 5 कंपनी एज पर लॉ शामिल किया गया है। अब रही बात कि सर इसे तो आपने लिखा, समझे कैसे? तो फर्स्ट वन आप एक स्क्रीनशॉट फटाक से इसका लीजिए, ले लिए। चलिए अब देखिए मैं आपको एक एक करके 5 जितने भी प्रकार है, मैं लिखाने वाला नहीं उठा, डोंट वरी, आप अपना पेन और नोटबुक निकाल कर बैठ जाइए, मेरी बातों को समझने का प्रयत्न कीजिए और उसे खुद लिखिए। ओके है ना? आप डेफिनेशन खुद लिख पाएंगे, ये मेरा वादा है। बने रहिए वीडियो तक में लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100% डेफिनेशन आप खुद लिख पाएंगे, खुद अपने मन से डेफिनेशन लिखेंगे, किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। बुक में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बुक में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ कंपनी के बारे में पता है, मैं इसको जानता हूं, समझता भी हूं और आपको बता भी सकता हूं। किसी और को आपको बोलना है ऐसे ही कि भैया बुक ने क्या लिखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना डेफिनेशन पढ़ा हूं, किताबों को समझा हूं और पुनः मैंने खुद लिखा है ये डेफिनेशन। ऐसे बोलना है किसी को, ठीक है बेटा? तो मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। पहला अपना है लायबिलिटी के आधार पर। तो लायबिलिटी के आधार पर 2 कितने? 2। एक है लिमिटेड कंपनी। देखो बेटा, वैसी कंपनी जिसकी सदस्यों की जो दायित्व हो वो 2 आधार पर लिमिट कर दिया गया हो। किसी एक मतलब दो आधार होते हैं, उसमें से किसी एक आधार पर लिमिट कर दिया गया हो। लिमिटेड बाय शेयर, अर्थात कि जितना उसने शेयर खरीदा है, जितना रुपए की शेयर उसने खरीदा है, उससे ज्यादा उसकी दायित्व नहीं हो सकती है। भले नुकसान कितना का भी लग जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे कंपनी को कहा जाता है लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। लिमिटेड कंपनी भी 2 प्रकार की, एक तरह से कह सकते हो तुम लिमिटेड बाय शेयर कंपनी कि भैया आपने जितना शेयर खरीद करके रखा है उससे ज्यादा नुकसान होने पर भी हम पैसा आपको नहीं देंगे, मतलब कंपनी को हम पैसा नहीं देंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं लिमिटेड कंपनी। अर्थात जब किसी सदस्य की, मेंबर की लायबिलिटी जो हो, मतलब दायित्व लिमिट रहे उसके शेयर तक, तो उसे हम लोग कहते हैं लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। पहला लिमिटेड कंपनी को पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। क्या बोला मैंने बेटा? लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या सर? तो मतलब ये, पहली बात तो लिमिटेड कंपनी है, तो लिमिटेड कंपनी है तो इसका दायित्व लिमिट होगा। क्या होगा? दायित्व कहीं ना कहीं जाकर लिमिट होगा। और मैंने कहा इसी का दूसरा थोड़ा आगे बोल दिया, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या सर? मतलब ये बताता हूं मैं कि मान लो कंपनी का जो मेंबर्स है उसने मान लो 1-1 लाख रुपए की शेयर खरीद रखी है। क्या खरीद रखी है? 1-1 लाख रुपए की शेयर खरीद रखी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भैया अगर कंपनी में नुकसान की नौबत आई तो मैं 1 लाख ये वाला पैसा जो बिजनेस में मैंने लगाया है अभी अभी, और उसको बढ़ाकर कुछ पैसा जैसे 10,000 या 20,000 रुपया एक्स्ट्रा तक आपको दूंगा, उससे ज्यादा मैं पैसा आपको नहीं दूंगा। मतलब शेयर के वैल्यू से भी कुछ ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है बंदा कि अगर सिचुएशन ऐसा आया कि कंपनी बहुत ज्यादा नुकसान में चली गई और मेरा शेयर तक डूब गया और उससे भी ज्यादा का नुकसान अगर कंपनी को होगा, तो मैं चलो 1 लाख का मैं शेयर होल्ड करता हूं और 1,20,000 रुपया अगर सभी पर पड़ेगा, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उस सभी पर 1,20,000 रुपया अगर देना पड़ जाएगा, तो मैं वो 20,000 रुपये की गारंटी देता हूं कि मैं लॉस की स्थिति में आपको वो 20,000 रुपया जो एक्स्ट्रा नुकसान लगा है वहीं तक मैं भरपाई करूंगा। उसके बाद अगर 20,000 से ज्यादा होगा तो वो भरपाई मैं नहीं करूंगा। अर्थात सीधा कह सकता हूं कि लिमिटेड बाय गारंटी, द कंपनी व्हिच लिमिट ऑफ इट्स मेंबर बाय गिवन, है ना, गिवन टू अ गारंटी टू द कंपनी। मतलब सीधा सीधा बात कहूं तो लिमिटेड कंपनी का मतलब वह कंपनी जिसकी सदस्यों की संख्या लिमिट हो, चाहे वह शेयर के
वैल्यू से हो या गारंटी देकर कि भैया हम इतना शेयर खरीदे फिर भी तुमको 10,000, 20,000 या 50,000 एक्स्ट्रा रुपया देंगे अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उस स्थिति में तो। ओके, समझ गए? लिख लेंगे ना आप खुद डेफिनेशन? बहुत अच्छी बात है। चलो तो मैं लायबिलिटी का दूसरा पार्ट में बढ़ता हूं। दूसरा पार्ट अपना है लिमिटेड कंपनी, सॉरी अनलिमिटेड कंपनी। लायबिलिटी का ही दूसरा पार्ट है अनलिमिटेड कंपनी। सीधा सीधा कहता है वैसी कंपनी जिसकी सदस्यों की लायबिलिटी का सीमा निर्धारित न किया गया हो। मतलब क्या कि भैया कंपनी को कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको आपने जो जिस रेशियो में शेयर खरीद रखा होगा उसी रेशियो में भले आपके खरीदे हुए शेयर के मूल्य से ज़्यादा का भी नुकसान लग रहा है तो आपको उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपने शेयर खरीद रखा है उसी रेशियो में उस नुकसान को चुकाना पड़ेगा, भले आप जमीन घर बेचकर ही क्यों ना चुकाए। तो वैसे कंपनी को कहा जाता है अनलिमिटेड कंपनी। और भूल कर भी जल्दी से अनलिमिटेड कंपनी का शेयर मत खरीदना बेटा, कभी भी ध्यान रखना। क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी का मान लो 1,000 शेयर है, उसमें से अगर आपने 500 शेयर खरीद रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 50% आपने शेयर खरीद रखा है। तो एज पर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और जो शेयर आपने खरीद रखा था वो तो डूब ही गया, प्लस में उससे भी ज़्यादा नुकसान हो गया, तो आपने आधा शेयर अकेले होल्ड कर रखा था। तो ऐसी स्थिति में जो आधा नुकसान होगा उस आधा नुकसान को आपको स्वयं चुकाना पड़ेगा, भले आपको घर गिरवी रखना पड़े या बेचना पड़े या जमीन, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है ना। और ऐसी भी नौबत आ जाती है कभी कभी कि अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवाना होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया कि सर मेरे पास अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो कभी भी अनलिमिटेड कंपनी का शेयर मत खरीदना जल्दी, बिना सोचे समझे, गारंटी रिस्क सब कुछ देख कर ही खरीदना। तो चलो वो बात अलग हुआ। तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो डिफिनेशन लिख सकते हैं वैसी कंपनी जिसकी सदस्यों की दायित्व सीमित न किया गया हो, तो वैसे कंपनी को हम लोग अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। हो गया एक आधार अपना क्लियर। कौन सा आधार क्लियर होगा? लायबिलिटी। क्या हुआ? लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी, दो प्रकार के, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी हम लोगों ने देख लिया। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में कंपनी तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? कंपनी तीन प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में कंपनी तीन प्रकार के। चलो देखो, पहला है अपना ओपीसी। क्या है? ओपीसी। ओपीसी कहता है वैसी कंपनी जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या सिर्फ एक हो और जो कंपनी के एक्ट के द्वारा सेक्शन 3 कह सकते हैं, सॉरी रुक जाओ, जिसकी डिफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 262 मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के द्वारा दिया गया हो। अर्थात वैसी कंपनी जिसकी सदस्यों की संख्या एक अधिकतम हो या मतलब न्यूनतम और अधिकतम एक ही हो तथा जिसे अपने शेयर को इशू करने का अधिकार प्राप्त न हो तथा जो प्राइवेट कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से चल रहा हो। बात करेंगे प्राइवेट कंपनी आगे। तो वैसी कंपनी को हम लोग कहते हैं ओपीसी कंपनी। ओपीसी में एक ही बंदा पूरा शेयर होल्ड कर रहा होगा और वही कंपनी के मालिक होगा। ठीक है, तो ऐसे कंपनी जिसकी सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम सिर्फ एक हो, न्यूनतम और अधिकतम सिर्फ एक हो, तो ऐसे कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपीसी कहते हैं। ओके, यह कंपनीज एक्ट के
सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में डिफाइन किया गया है। ओके, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओपीसी से आते हैं प्राइवेट कंपनी। किसकी? प्राइवेट कंपनी। तो सीधा सीधा समझो, वैसी कंपनी जिसकी न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 तथा गैर ओपीसी की स्थिति में, गैर ओपीसी के स्थिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 तथा जिसे अपने अंशों को इशू करने का अधिकार प्राप्त न हो, तो वैसे कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। अब कहेगा सर ये क्या मतलब हुई कि प्राइवेट कंपनी को भी अपने शेयर को इशू करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल बेटा, इसे ध्यानपूर्वक समझो। तो मैंने कहा है कि वैसी कंपनी जिसकी न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 और अधिकतम सदस्यों की संख्या गैर ओपीसी के, देखो ओपीसी भी तो मतलब प्राइवेट कंपनी के तहत ही आ जाती है, इसलिए मैंने कहा कि गैर ओपीसी की स्थिति में जिसकी अधिकतम सदस्य 200 हो और जिसे अपने अंशों को शेयर को बेचने मतलब बाजार में बेचने का इशू करने का अधिकार प्राप्त न हो, तो वैसे कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी कहेंगे। लेकिन सर आपने ऐसा क्यों कहा कि प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर बेचने का अधिकार नहीं है बाजार में? तो देखो बेटा, अगर प्राइवेट कंपनी ने बाजार में शेयर बेचा तो एज दैट सिचुएशन हो सकता है 200 से ज़्यादा बंदा उसकी शेयर को खरीद ले, हो सकता है ना, 200 से ज़्यादा बंदा उसकी शेयर को खरीद ले, तो दिक्कत हो जाएगी। उसका मैक्सिमम बंदा तो 200 हो सकता है, इसलिए उसे अधिकार नहीं है। तो कहोगे सर तो फिर वो कंपनी को कैसे जुटाएगा भैया, अपने पूंजी को कैसे जुटाएगा? तो वो कंपनी खुद सामने से जाकर के किसी बंदे को ऑफर दे सकती है, उस मेंबर जिसको बनाना चाहता है कि भैया ये कंपनी मेरी है, इसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, इतना शेयर बचा हुआ है इतने रुपये वाला, वो आप होल्ड कर लीजिए। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, इस कंपनी में क्या होता है बेटा कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के 1 या 1 से अधिक शेयर को होल्ड करता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो मेंबर्स होंगे 2 या 2 से अधिक मेंबर, उसे सिर्फ 1 ही गिना जाएगा। ध्यान से समझना, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं। प्राइवेट कंपनी कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक मेंबर मिलके 1 या 1 से अधिक शेयर को होल्ड करता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट कंपनी में सिर्फ उस 2 या 2 से अधिक मेंबर को सिर्फ 1 मेंबर माना जाता है। कितना मेंबर माना जाता है? सिर्फ 1 मेंबर। समझो उदाहरण से, ऐसे समझो कि मान लीजिए 5 आदमी मिलकर के क्या किया, 50 शेयर खरीद लिया। एक ही, कितना आदमी? 5 आदमी ने पैसा लगाया, 50 शेयर मार्केट से खरीद लिया, लेकिन वो 50 शेयर एक ही पेपर पर रजिस्टर्ड था। कितना? सिर्फ एक ही पेपर पर रजिस्टर्ड है 50 शेयर, और 5 का नाम किसी एक ही पेपर पर रजिस्टर्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो 5 शेयर होल्डर्स होंगे उसे सिर्फ 1 गिना जाएगा, 5 नहीं गिना जाएगा। पहला नियम। दूसरा नियम कि देखिए कभी कभी क्या होती है, कंपनी अपने काम करने वाले अपने एम्प्लॉय को भी कुछ शेयर दे देता है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर हो तो गया, शेयर होल्डर तो बंदा हो गया, लेकिन फिर भी कार्यरत एम्प्लॉय को, कार्यरत जो एम्प्लॉय था उसको अगर शेयर इशू किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उस एम्प्लॉय को शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। ओके, प्राइवेट कंपनी में मतलब अगर किसी शेयर मतलब बंदे को, हमने काम करने वाला अपने एम्प्लॉय को कोई शेयर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी वह एम्प्लॉय भले ही शेयर को होल्ड कर रहा हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में उसे भी, एम्प्लॉय को भी, उस एम्प्लॉय को जिसने होल्ड किया है शेयर को, उसे भी मेंबर नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी का अभिप्राय
ऐसे कंपनी से है जिसकी न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होती है तथा जिसे अपने शेयर को मार्केट में बेचने का मतलब इशू करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है तथा वह मतलब अपने शेयर को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है एक दूसरे से विदाउट परमिशन, है ना। एज पर आर्टिकल उसे ट्रांसफर करने का अधिकार मिलेगा तथा जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य मिलकर एक या एक से अधिक शेयर को खरीदा हो और तो वह एक ही सदस्य माना जाएगा तथा एम्प्लॉय को यदि शेयर दे दिया गया हो तो उस एम्प्लॉय को शेयर होल्डर में गिनती नहीं किया जाएगा। ओके, ये रही हमारी प्राइवेट कंपनी की कहानी। किसकी कहानी? प्राइवेट कंपनी को हम लोगों ने रीड कर लिया। किसको रीड कर लिया हम लोगों ने? प्राइवेट कंपनी को हम लोगों ने रीड कर लिया। ओके, किसको रीड किया हम लोगों ने? तो प्राइवेट कंपनी को रीड किया। देखो ओपीसी के बारे में मैंने बताया कि किस सेक्शन में लिखा गया है, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में इसकी व्याख्या की गई है और प्राइवेट कंपनी की व्याख्या सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में करा गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में कंपनीज एक्ट के किसके? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में प्राइवेट कंपनी की व्याख्या करी गई है। ओके, सीख लिया बेटा? खुद डिफिनेशन लिख लो। मैंने जो कहा उसे सुनकर रिपीटली मूड में, ज़्यादा अगर ना दिक्कत हो, मान लो कि मैंने बोला ज़्यादा तेज बोल गया क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है, उसे रिवर्स करके आप एक एक का डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। चलो 2 का तो मैंने बात कर लिया, अब बात करूंगा मैं तीसरे का। किसका? तीसरे का, इसी का मेंबर के आधार पर तीसरे। तो ये देखो इसका डिफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में दिया गया है। किस में दिया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में इसकी डिफिनेशन दी गई है। किसकी डिफिनेशन? तो पब्लिक कंपनी की बताया गया है, वहां पढ़ाया गया है। देखो ये क्या होता है, तो गौर से समझो। देखो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या असंख्य हो सकती है। असंख्य मतलब अनलिमिटेड होती है तथा जिसे अपने शेयर को इशू करने का अधिकार प्राप्त हो तथा जिसके नाम के अंत में एलटीडी अर्थात लिमिटेड वर्ड लगा हो तथा इसमें किसी भी प्रकार के शेयर इशू से संबंधित रिस्ट्रिक्शन को न दिया गया हो तथा अगर यहाँ एम्प्लॉय को भी शेयर होल्ड मतलब एम्प्लॉय को भी शेयर दे दिया जाए, एम्प्लॉय को भी शेयर दे दिया जाए तथा एक या एक से अधिक शेयर होल्डर्स मिलकर के एक या एक से अधिक शेयर को होल्ड करे, तो एक या एक से अधिक शेयर जो है उस जितने शेयर होल्डर्स मिलकर के उस एक या एक से अधिक शेयर को होल्ड करा है तो उस सभी को शामिल किया जाएगा मेंबर में। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसके न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या असीमित है तथा जिसे अपने शेयर को इशू करने का अधिकार प्राप्त है तथा जिसके नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगा हो, है ना। तो वैसे कंपनी को हम लोग पब्लिक कंपनी कहते हैं, पब्लिक कंपनी कहते हैं। ओके, और ये बात किसने कही है? तो ये बात कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में लिखा गया है। ओके, समझ लिया बेटा? ओके, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप समझिए कैसे। देखो बेटा, अपने पास 3 कंपनी का नाम है कंट्रोल के आधार पर। कौन कौन? तो मैंने कहा पहले होल्डिंग, उसके बाद
सब्सिडरी, उसके बाद एसोसिएट, 3 कंपनी है, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। तीनों को समझना है, कैसे समझा जा सकता है। देखो बिना डिफिनेशन, खुद डिफिनेशन लिख पाओगे, देखो कैसे। देखो जब एक बड़ी कंपनी किसी अन्य कंपनी की 51% शेयर को परचेज कर ले और इसके बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर इसका कंट्रोल हो जाए, मतलब बड़ी कंपनी का, क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बातें हैं, कोई छोटी कंपनी तो अपने से बड़ी कंपनी को खरीदेगी नहीं, तो एक बड़ी कंपनी अपने से छोटे कंपनी के नहीं 51% शेयर तक खरीद सकती है, जिसके पास कैपेसिटी होगा। तो जो एक कंपनी यदि दूसरे कंपनी का, बड़ी छोटे छोड़ो, एक कंपनी यदि दूसरे कंपनी का 51% शेयर को क्रय कर ले, तो एक कंपनी का दूसरे कंपनी पर इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जो बड़ी कंपनी इस छोटी कंपनी को कहेगी वही इसको करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कि ये जो बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अर्थात छोटी कंपनी इस बड़ी कंपनी को कहेगी अपनी होल्डिंग कंपनी, और बड़ी कंपनी के लिए ये जो छोटी कंपनी है वो कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। इसको समझा? फिर आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि जब एक सब्सिडरी कंपनी द्वारा एक सब्सिडरी कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी का भी 51% शेयर खरीद कर रखा गया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस एसोसिएट कंपनी जो है अपना, एक तरह से जो छोटी कंपनी है उसका इनडायरेक्टली इस होल्डिंग कंपनी इस पर भी कंट्रोल कर रहा है। इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका हो गया? होल्डिंग कंपनी का। अब देखो पूरा फिगर पुनः समझो कि मैं कहा कि मान लो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड की 51% शेयर खरीद लिया और वाई लिमिटेड ने किसी जेड लिमिटेड को खरीदा था। देखो एक्स लिमिटेड ने 51% शेयर वाई लिमिटेड की खरीद ली और वाई लिमिटेड भी किसी का मतलब जेड लिमिटेड का अगर 51% शेयर खरीद रखा था, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का मतलब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के लिए शेयर को खरीदा है। तो समझो एक्स लिमिटेड है ना का सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी वाई लिमिटेड। क्या कहलाएगी? एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी एक्स लिमिटेड। कौन कहलाएगी? एक्स लिमिटेड। और रही बात कि मान लो कि वाई लिमिटेड ने भी किसी जेड लिमिटेड का शेयर 51% शेयर खरीद रखा था, तो ऐसे सिचुएशन में सोचो कि जब एक्स लिमिटेड का कंट्रोल ऑलरेडी वाई लिमिटेड पर है और वाई लिमिटेड का कंट्रोल जेड लिमिटेड पर है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट ही सही एक्स लिमिटेड इसको भी कंट्रोल कर रहा है और इसको भी। तो भैया इसको तो कंट्रोल कर रहा है तो इसका ये सब्सिडरी कंपनी है। एक्स लिमिटेड के लिए तो वाई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, लेकिन जेड लिमिटेड का उसने एक भी शेयर नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी एक्स लिमिटेड का इनडायरेक्टली कंट्रोल जेड लिमिटेड पर है। तो इसलिए एक्स लिमिटेड का जेड लिमिटेड एसोसिएट कंपनी हो जाएगा। एक्स लिमिटेड का है ना जेड लिमिटेड एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, है ना। क्या कहलाएगी? एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। ओके, समझ में आया बेटा? समझ गया कि सीधा आप डिफिनेशन में एक तरह से लाइन बोल देता हूं कि जब एक बड़ी कंपनी अपने से छोटे कंपनी की 51% शेयर होल्ड कर लेती है, तो बड़ी कंपनी छोटे कंपनी का होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और छोटी कंपनी के लिए बड़ी कंपनी
छोटे कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी कहलाती है और बड़ी कंपनी के लिए छोटी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। और यदि छोटे कंपनी ने भी किसी अन्य कंपनी के शेयर को खरीद रखा था या खरीदेगा तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी सब्सिडरी कंपनी ने जो अन्य कंपनी की शेयर खरीदा है तो सबसे बड़ी कंपनी के लिए अर्थात होल्डिंग कंपनी के लिए वो सबसे छोटी कंपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। और ये बात अगर मैं बात करूं मान लो होल्डिंग कंपनी की बात, यह सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट में। और इसमें सब्सिडी कंपनी की बात करूं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 कितना सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 कंपनी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के तहत डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट में, है ना। अब कहोगे सर आप मुझे सेक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बेटा कभी कभी क्या होती है एग्जामिनेशन हॉल में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई किस होल्डिंग कंपनी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो होल्डिंग कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में डिफाइन किया गया है, ओके। और सब्सिडरी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 में डिफाइन किया गया है और एसोसिएट को सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोगों के पास दो मतलब बेसिस बचे हुए हैं। देखो क्या क्या बचे हुए हैं बेटा? एक्सेस टू कैपिटल। क्या बचे हुए हैं? एक्सेस टू कैपिटल, ठीक है। उसके बाद बचे हुए हैं अदर कंपनी। क्या क्या बचे हुए हैं? एक्सेस टू कैपिटल और अदर कंपनी। तो चलो एक्सेस टू कैपिटल में दो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, इसे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 और रुक जाओ अंडर सेक्शन 2 रुक जाओ अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 सॉरी गलती होगी 45 नहीं 62 है 52 सॉरी क्या 52 बेटा गलत बोला आ गया। देखो अच्छे से लिस्टेड कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में डिफाइन किया गया है। देखो बेटा ये सीधा सीधा इसका एक मतलब है कि कंपनी कोई भी हो यदि उसका वो कंपनी का शेयर अर्थात कोई भी सिक्योरिटी शेयर हो डिबेंचर हो या किसी प्रकार की कोई बॉन्ड हो यदि किसी किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दी जाए कि भैया तुम आसानी से उसका क्रय विक्रय कर पाते हो। देखते हो ऑनलाइन मार्केटिंग से तुम लोग शेयर वगैरह खरीदते हो तो तुम सच पूछोगे तो जिस कंपनी का शेयर तुम लोग खरीदते हो वो कंपनी लिस्टेड कंपनी ही होती है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में कोई भी कंपनी हो सकता है, ओपीसी भी हो सकता, ओपीसी नहीं होगा, प्राइवेट नहीं होगा, लिमिटेड हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। तो इसी सब कंपनी का एक प्रारूप अलग से बता दिया गया है जिसका नाम दे दिया गया है लिस्टेड कंपनी। मतलब वैसी कंपनी जिसके किसी भी प्रकार की प्रतिभूति किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाया गया हो तो वैसे कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहते हैं। यह कंपनीज एक्ट 2030 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में डिफाइन किया जाता है या डिफाइन किया गया है। दूसरी तरफ है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब होता है बेटा ऐसी कंपनी जिसका शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है अर्थात आप उस कंपनी के शेयर को ऑनलाइन के माध्यम से नहीं खरीद पाएंगे तो वैसे सिचुएशन में या वैसे कंपनी को अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है। तो ये हो गया एक्सेस टू कैपिटल के आधार पर कंपनी के प्रकार। ये हो गया एक्सेस टू कैपिटल के आधार पे
कंपनी के प्रकार। अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अदर पे। किस पे पहुंच चुके हैं? अदर पे। तो अदर में अपनी 5 है। कितने हैं? देखो अदर में अपने 5 है। कौन कौन है भाई? तो अदर में अपने पास है एनपीओ, सॉरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल कंपनी। कौन कौन है? स्मॉल कंपनी। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, फिर गवर्नमेंट कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमिनेंट या स्लीपिंग कंपनी, डोमिनेंट या स्लीपिंग कंपनी। तो अब बचा कितना? 5। तो चलो इसे देखिए लेते हैं। तो बेटा देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन एक ऐसी कंपनी होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर के किसी ऐसी संस्था की बढ़ावा देना जो देश में आवश्यक भी है और मनोरंजन का साधन भी है। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स में धार्मिक संस्थाएं, स्पोर्ट्स संस्थाएं, स्कूल्स, हॉस्पिटल वाले संस्थाएं, कुछ ऐसे संस्थाएं जिसका मुख्य उद्देश्य या वैसी कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न हो, जो मनोरंजन को या अन्य खेल कूद को या स्वास्थ्य संबंधित या शिक्षा संबंधित किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया हो। देखो इसमें मेंबर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर मेंबर्स को प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। हाँ, भले उसको काम करने के बदले कुछ कमीशंस वगैरह मिल सकते हैं, उसको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। तो वैसी कंपनी जिसका सामान्य उद्देश्य लाभ कमाना न हो, वही खेलकूद अर्थात मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बढ़ावा देने के लिए बनाया गया हो, तो वैसे कंपनी को हम लोग कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। और इसी कंपनी को लाइसेंस्ड कंपनी भी कहा गया है। क्या कहा जाता है? लाइसेंस्ड कंपनी। और लाइसेंस्ड कंपनी के नाम के सिचुएशन में इसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? सेक्शन 8 के अंतर्गत रखा गया है। किसको? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कह सकते हो या एसोसिएशन कह सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो गया बेटा? थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा सा गला भिगा लूँ, है ना। चलो तो आगे बात करते हैं। एनपीओ के बाद अपना है स्मॉल कंपनी। कौन सा कंपनी? स्मॉल कंपनी। देखो बेटा, स्मॉल कंपनी कहती है कि जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल मतलब चुकता पूंजी। मतलब क्या सर? तो चुकता पूंजी का मतलब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में ही बताया दिया था। पेड अप कैपिटल कि हम जितना पैसा मांगे अपने सब्सक्राइबर से और उसमें से उसने जितना दिया या जितना हमने मांग लिया उस सब दे दिया, तो उसी पूंजी को कहते हैं चुकता पूंजी। तो वैसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी 50 लाख से अधिक न हो तथा जिसकी ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ से अधिक न हो तथा जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर 20 करोड़ से ऊपर न हो। मतलब क्या सर? ये क्या क्या कह दिए? तो बेटा समझो कि बिजनेस को रन करने के लिए जो पेड अप कैपिटल चाहिए कंपनी को, वो 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि इसका हायर कैपिटल का मतलब वही हो गया ऑथोराइज कैपिटल। क्या हो जाएगा? ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए तथा जिसका सालाना लेनदेन, जिसका साल में लेनदेन टर्नओवर, उधार क्रय विक्रय सब मिला करके 20 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वैसे कंपनी को हम लोग कहते हैं स्मॉल कंपनी। क्या कहते हैं? वैसे कंपनी को कहा जाता है स्मॉल कंपनी। और ये बात कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, कौन सा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 डिफाइन करती है।
मतलब कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 a company which paid up capital no more than 50 lakh and higher capital, that means authorized capital no more than 5 crore and turnover no more than 20 crore, then a company called a small company, मतलब वैसी कंपनी जिसकी पूंजी चुकता पूंजी 50 लाख से ज़्यादा न हो तथा जिसका ऑथोराइज्ड कैपिटल या हायर पूंजी या उच्च पूंजी 5 करोड़ से ऊपर न हो तथा जिसका टर्नओवर मतलब व्यावसायिक लेन देन सालाना व्यावसायिक लेन देन 20 करोड़ से ऊपर का न हो तो वैसे कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाता है। और एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में इस बात की पुष्टिकरण किया गया है। एज पर एक्ट की बात करूं तो ओके, एज पर एक्ट एज पर लॉ इसे कहां डिफाइन किया गया है तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 280 सबसेक्शन 85 सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में हो गया स्मॉल कंपनी। क्या हो गया? हाँ हो गया स्मॉल कंपनी। आगे देखो बेटा, स्मॉल कंपनी के बाद अपनी है गवर्नमेंट कंपनी। क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। स्मॉल कंपनी के बाद क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। देखो मैं कहूँ गवर्नमेंट कंपनी वैसी कंपनी को कहते हैं जिसमें 51% शेयर अर्थात पैसा, मैं कैसे कहूँ कि मतलब जितना भी पैसा लगा हुआ है उसका 51% सरकार द्वारा होल्ड किया गया हो। मतलब वैसी कंपनी जिसकी जो कैपिटल है उसमें 51% अंश सरकार का हो, शेयर सरकार का हो, तो वैसे कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं वैसे कंपनी को। लेकिन अब क्या कह सकते, गवर्नमेंट तो दो हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो किसके द्वारा होल्ड किया जाएगा? तो बाय द वे हो सकता है 51% पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर लिया हो सकता है ऐसा भी कि पूरा के पूरा 51% स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड कर लिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भाग 51% में कुछ भाग सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कुछ भाग स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर होल्ड किया हो। तो ऐसे कंपनी को भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। मान लो कि भैया 30% सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया है और 21% शेयर स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया है, तो दोनों को मिला करके 51% शेयर कंपनी का गवर्नमेंट द्वारा होल्ड कर लिया गया है। तो ऐसे कंपनी को, ऐसे स्थिति वाली कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और यह बात एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसे सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में डिफाइंड किया गया है। ओके, कौन सा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 याद रखनी है, ये एक्ट है। ओके बेटा, कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, ऑब्जेक्टिव में, या भविष्य में यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तैयारी करते हैं तो उस समय आपको सेक्शन बहुत जरूरी होगा बेटा, इसलिए मैं बार बार आपको सेक्शन बोल रहा हूं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपना बचता है फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। देखो बेटा, फॉरेन कंपनी सीधा कहता है वैसी कंपनी जिसकी स्थापना आउट ऑफ इंडिया में हुआ था, मतलब जो बना है विदेश में, मतलब अन्य देश में, लेकिन जिसकी बिजनेस की शाखाएं या किसी न किसी माध्यम से वह भारत में व्यापार करता है, शाखाएं खोलकर, भले वह ऑनलाइन के माध्यम से हो, मतलब डिजिटल मोड में हो, ठीक है, डिजिटल मोड में हो, या फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका भारत में यदि हो, तो ऐसे कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी कहते हैं। फॉरेन कंपनी कब कहेंगे, किस सिचुएशन में? तो वैसी कंपनी जो है विदेश में, मतलब उसका इनकॉर्पोरेशन विदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? दूसरे देश में।
लेकिन वह भारत में व्यापार करता है या तो डिजिटल मोड में या फिजिकल मोड में, मतलब कि उसकी शाखाएं भारत में हो सकती है या हो सकता है कि ऑनलाइन के माध्यम से भारत में वो व्यापार कर रहा है। तो दोनों तरीके से अगर ऐसा है तो वैसे कंपनी को कहेंगे हम लोग फॉरेन कंपनी। क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। और ये बात कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 सब से देखो कंपनी सेक्शन देखो, जब भी याद रखना अगर ऐसा लिखा गया हो ऐसा और ऐसा तो इसको जो बाहर है उसको सेक्शन पढ़ते हैं और जो अंदर है उसको सब सेक्शन पढ़ते हैं। लेकिन मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे देख लो अच्छे से, ध्यान से देखो बेटा, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया तो कैसे पढ़ोगे इस एक्ट को? तो ऐसे पढ़ना है। ये हो गया सेक्शन, इसको कहते हैं हम लोग सेक्शन। क्या पढ़ेंगे? इसको कहते हैं सेक्शन, इसको कहते हैं सब सेक्शन। क्या कहते हैं? सब सेक्शन। इसको कहते हैं क्लोज। क्या कहते हैं? क्लोज। इसको कहते हैं सब क्लोज। क्या कहते हैं? ऐसे पढ़ेंगे इसको। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 क्लोज ए सब क्लोज आई। ओके, दैट्स क्लियर। इसको ऐसे पढ़ा जाता है एक्ट को, मतलब अधिनियम को ऐसे ही पढ़ा जाता है कि सबसे मेन को कहते हैं सेक्शन, उसके बाद अगर अंक में रहे, क्या रहे? अंक में, ब्रैकेट में, मतलब उस सेक्शन के बाद ब्रैकेट में अंक में रहे चीजें तो उसको सब सेक्शन कहा जाता है। और ब्रैकेट के बाद यदि क्लोज रहे, आई मीन अंक में न रह करके ABCD में रहे तो उसे क्लोज पढ़ा जाता है, और उसके बाद उससे छोटा वाला ABCD में रहे तो उसको सब क्लोज पढ़ा जाता है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे आप? तो इसको पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज ए, क्योंकि देखो यहां पर अंक नहीं है, क्या है? लेटर है, तो इसको पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज ए, है ना? तो चलो ये होगी बात। तो फॉरेन कंपनी की बात किसने कही है? तो फॉरेन कंपनी की बात इसने कही है। किसने? सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 ने कही है। मतलब ऐसी कंपनी जो जिसकी इनकॉर्पोरेशन मतलब बना विदेश में है लेकिन वह भारत में अपना बिजनेस को कर रहा है फिजिकली या डिजिटली मोड में, फिजिकली या डिजिटली या टेक्निकली मोड से या किसी अन्य प्रकार से भी बिजनेस को भारत में कर रही है, तो वैसे कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी कहते हैं। लास्ट बच गया अपना डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी को ही स्लीपिंग कंपनी कहा जाता है बेटा। स्लीपिंग, कौन सी कंपनी? स्लीपिंग कंपनी कहा जाता है। अब कहेगा सर डोरमेंट या स्लीपिंग कंपनी का क्या मतलब? देखो बेटा ये इंपॉर्टेंस है, आप समझो क्यों। यह डोरमेंट कंपनी किसी भी प्रकार की, जो ऊपर जितने भी कंपनी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से कोई भी कंपनी डोरमेंट कंपनी हो सकती है। क्यों, कब, उसका सिचुएशन समझो बेटा। देखो कैसे, मान लो कि एक कंपनी बनी, पेपर पर बन गई। किस पर बनी? पेपर पर बन गई, वेरीफाइड कर दिया, रजिस्ट्रार ने वेरीफाइड किया हाँ कि आज से आप एक कंपनी है। तो क्या जरूरी है कि आज से ही कंपनी का माल बनना प्रारंभ हो जाए, है ना? माल बिकने लगे, हमारा इनकम आने लगे, हम कमाने लगे? बेटा ऐसा नहीं है। कंपनी केवल पेपर पर बना है। किस पर बना है? पेपर पर। हो सकता है कि कंपनी का कंस्ट्रक्शन करवाना हो हमें, हो सकता है मशीन वगैरह आप बैठाना हो, हम लोग मशीन बैठा रहे हैं, है ना? हो सकता है ना मशीन बैठा रहे हैं, हमको एम्प्लॉय हायर करना हो, तो ये सब क्रिया करने के लिए तो भैया हमें टाइम चाहिए। समस्या ये है कि साले अगर मान लो हमने ये बात अगर रजिस्ट्रार को नहीं बताई कि सर अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो रजिस्ट्रार तो अगले साल आएगा मेरे पास, क्या भैया टैक्स दे। हाँ टैक्स दे। सर हम तो अभी तक कमाई नहीं, हम तो अभी तक बिजनेस में लगा रहे थे, वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन देखेगा कि क्या क्या देखे। तो देखो बेटा डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी व्यापारिक लेखा चालू नहीं हुआ है। देखो बिजनेस को बनाने में जो खर्च हो रहा है उसका तो लेखा जोखा वो कर रहा है, लेकिन व्यापारिक लेखा अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो वैसे कंपनी को सामान्यतः डोरमेंट कंपनी कहते हैं। लेकिन डोरमेंट की स्थिति में आपको एक लिखित प्रमाण देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि सर मैं अपने कंपनी को, वो किसी भी प्रकार की कंपनी हो सकती है, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, लिस्टेड, अनलिस्टेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्मॉल, गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार की कंपनी हो सकती है, फॉरेन, कुछ भी। तो कोई भी कंपनी
कि अगर वो कहे कि सर देखिए अभी मैं तो कंपनी बना लिया हूँ, लेकिन मुझे अगले 3 साल तक, मैक्सिमम टाइम 3 ईयर ही होता है कि आप 3 ईयर के बाद अल्टीमेटली आप नॉर्मल एक्टिव कंपनी में आ जाएंगे, इनएक्टिव के क्राइटेरिया से हटकर। तो 3 साल में मुझे ना आपको लिख कर देना होगा कि सर मुझे 3 साल तक ना तो बिजनेस को स्टेबल करने में ही लगेगा, मतलब बिजनेस को उनमें उत्पादन नहीं होगा, उसको पहले उत्पादन के जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मशीन्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, है ना, एम्प्लॉयज वगैरह हायर करने पड़ेंगे, क्या क्या एम्प्लॉयज वगैरह हायर करने पड़ेंगे, फैक्ट्रियाँ वगैरह खोलनी पड़ेगी, तब हमारी माल बनना प्रारंभ होगा, तब मार्केट में उतारेंगे, तब माल बिकेगी, है ना। लेकिन यदि तुम रजिस्ट्रार को ये ना बताओ तो रजिस्ट्रार तो भैया जान जाता है, वो तो पहले ही कहता है भैया आज हमने बना दिया, मतलब आज से ही बिजनेस चालू हो गया, और वो बंदा अगले साल टैक्स लेने आ जाएगा, तो आप कहाँ से दोगे, क्योंकि आपने तो बिजनेस शुरू ही नहीं किया। तो एज पर सिचुएशन जिस कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी शुरू नहीं किया गया है अभी तक, है ना, और वो रजिस्ट्रार को बता दिया है कि सर मैं फॉर 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर डोरमेंट या स्लीपिंग कंपनी, मतलब इनएक्टिव, मतलब जो अभी सक्रिय कंपनी नहीं हूँ, तो वैसे कंपनी को डोरमेंट कंपनी, जो इनएक्टिव कंपनी है एज पर दैट सिचुएशन, वैसे कंपनी को डोरमेंट कंपनी या स्लीपिंग कंपनी, डोरमेंट कंपनी या स्लीपिंग कंपनी कहा जाता है। और इसके लिए भी लॉ में जगह है, और लॉ कहती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 445 445, मतलब 444, कितना, सेक्शन 445, कौन सा, सेक्शन 445 कहती है कि भैया आप डोरमेंट कंपनी, है ना, लिखित वे में दे दीजिए रजिस्ट्रार को कि सर मैं इतने दिनों के लिए इनएक्टिव, मतलब अक्रिय रहूँगा, इस बीच मेरी कोई व्यापारिक लेन देन नहीं होगी। तो आपको रजिस्ट्रार अपने जो मुख्य लेन देन है कि मशीन खरीदने के संबंध में, कोई मशीन वगैरह लगा रहा है फैक्ट्री में, एक्सपेंसेज हो गया, वर्कर को पे आउट करना पड़े, मतलब फैक्ट्री में जो सामान उमान लगा रहा है उस बंदे को पे आउट करना, तो इस ट्रांजैक्शन को आप लिख सकते हैं। हाँ, बिजनेस एक्टिविटी चालू अभी तक नहीं होगी डोरमेंट कंपनी की स्थिति में। तो ये रहा होल ऑफ द क्लासिफिकेशन, है ना, होल ऑफ द टाइप्स ऑफ कंपनी बाय राम, है ना। इतने सारे कंपनी जिसे आपको पढ़ना भी नहीं है, आपके बुक ऑफ अकाउंट ने इतने सारे बताया भी नहीं है, और बुक ऑफ अकाउंट में अलग अलग प्रकार के कंपनी के बारे में बात करा गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों को कंपनी का डिफिनेशन, प्रत्येक कंपनी का डिफिनेशन अपने मन से लिखना है। मैंने एक भी डिफिनेशन नहीं लिखाई है, लेकिन मैंने प्रत्येक को बताया है। ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए आप इसे, ठीक है ना। बार बार 1 से 2 बार किसी इस वीडियो को देखिए रिवर्स करके, और देखिए मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। जो कोई नहीं देगा वो मैं दूंगा, डोंट वरी। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बेटा कि आप लोग शेयर नहीं करते, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, है ना, कर दीजिए, उनको बोलिए कि एक बार देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके चैनल छोड़कर निकल जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट द्वारा हमारे मनोबल को बढ़ाइए। और इसी प्रकार मैं आपको रोज रोज नए नए वीडियो आपके क्लास से संबंधित लाता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी तो समान तक खत्म कर ली, और अब अकाउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। दैट मीन्स कि कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन कैसे किया जाता है, मतलब एंट्री क्या होती है कंपनी में, उसकी तरफ अर्थात प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका राम।